मॉर्निंग स्टूडेंट। पार्ट 1 दो बैलों की कथा मैंने आपको पहले पढ़ाई थी, जिसका आगे का भाग आज मैं पढ़ाऊंगी। पहली क्लास में मैंने आपको प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ाया था और उनकी कुछ कहानियों के बारे में बताया था। कहानियाँ थी जैसे सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास रहे हैं। आपको मैंने प्रेमचंद जी का जीवन परिचय भी लिखने को दिया था और उनकी रचनाएं याद करने को दी थी। और मैंने आपको दो बैलों की कथा का भाग शुरू कर दिया था। आपको पहले भाग में बताया था कि जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। इस बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं दो बैलों की कथा का आगे का भाग शुरू कर रही हूँ। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह बैल है। मुंशी जी कहना चाहते हैं कि गधे का एक छोटा भाई और भी है, उसका नाम बैल है। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं, यानी गाय का बछड़ा के ताऊ को हम बैल कहते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि गधा एक सीधा जानवर है, लेकिन हम बैल को ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बैल कभी कभी मार भी देता है। अड़ियल बैल जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, वह हमेशा मारता ही है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। बैल कभी कभी क्रोध में होता है तो कहीं ना कहीं दौड़ता है और दौड़ लगाकर अगर कोई व्यक्ति उसके सामने आ जाता है तो उसको वह सींग मार देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कहने का तात्पर्य बच्चों इस प्रकार है कि बैल को हम सीधा जानवर नहीं कह सकते, जितना कि गधा सीधा है। अब कहानी में शुरू करने जा रही हूँ। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति यानी पछाई पालतू पशुओं की एक नस्ल है। पछाई का मतलब है पालतू पशुओं की एक नस्ल। तो झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। पछाई जाति के थे ये दोनों। कौन सी जाति के थे? पछाई जाति के थे। पछाई जाति क्या होती है? पशुओं की, बैलों की, पालतू जानवरों की एक नस्ल। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। ये देखने में कैसे लगते थे बच्चों? सुंदर और अपने कार्य को करने में चौकस रहते थे। इनका डील डोल बहुत ही लंबा चौड़ा ऊंचा। आपने बैलों को देखा है, बैल किस प्रकार के होते हैं, उनका डील डोल कैसा ऊंचा होता है और कितने बड़े बड़े सींग होते हैं। बैलों से पहले समय में बैलगाड़ियों से ही कार्य होता था। कहीं सामान हमें भेजना है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर
सामान ढोने का कार्य बैलगाड़ियों के द्वारा ही हुआ करता था। बैलगाड़ी में लोग सवारी भी किया करते थे, लेकिन आज इतना कार्य बैलगाड़ियों से नहीं होता, क्योंकि आज हम नए समय में नई चीज़ों का उत्पादन करते हैं और नई चीज़ों से कार्य करते हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। भाईचारा किसमें? हीरा और मोती दोनों में क्या हो गया? मेल मिलाप हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। यानी पशुओं की भाषा पशु ही जानते हैं। आपस में एक दूसरे को देखा करते थे। मूक यानी बिना बोले ही एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान किया करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। पशुओं की भाषा, पशु पक्षियों की भाषा वही लोग जान सकते हैं, आपस में एक दूसरे को समझ सकते हैं। जिस प्रकार मनुष्य की बात को समझ सकता है, उसी प्रकार पशु की बात को समझ सकता है। अवश्य ही उनमें कोई ऐसा गुप्त शक्ति न थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि उनके अंदर ऐसी कोई गुप्त शक्ति नहीं थी, कोई शक्ति ऐसी छुपी नहीं थी जिससे कि मनुष्य ना देख सके और वह अपनी श्रेष्ठता का दावा कर सके। यानी जिस प्रकार मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है, उसी प्रकार पशु पक्षियों की देखभाल भी मनुष्य करता है। तो मनुष्य भी उनकी बातों को समझ सकते हैं कि पशुओं को कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। जो पशु पालते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होता है कि हमारे पशु कब किस वक्त उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, कब उनको भूख और प्यास लगती है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कौन करते थे? हीरा और मोती। दोनों आपस में एक दूसरे के अंदर घनिष्ठ प्रेम था और एक दूसरे का प्रेम पशु आपस में कैसे प्रकट करते हैं? एक दूसरे को सूंघकर या चाटकर करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। हीरा मोती दोनों बहुत ही अच्छे थे। कभी कभी क्या करते थे? दोनों आपस में सींग मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। यानी कहने का तात्पर्य इस प्रकार है बच्चों कि वह लड़ाई की भावना से ऐसा नहीं करते थे। यानी विनोद यानी खेल की भावना से ऐसा भाव प्रकट करते थे कि अपने सींग में सींग मिला लिया करते थे और खेलते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। जिस प्रकार आपस में दो मित्र अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार ये हीरा और मोती दोनों इसी प्रकार रहा करते थे और ऐसे ही आपस में अपने भावों को प्रकट करते थे और विनोद यानी खेला करते थे। इनके बिना दोस्ती कुछ खुशफुसी, कुछ हल्की सी रहती थी, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। खेती के लिए बैल उपयोग में लिए जाते थे। आज ट्रैक्टर से खेती की जा रही है, जोते जा रहे हैं। पहले बैलों को गाड़ी में जोतकर खेती की जाती थी, यानी खेत को जोता जाता था। तो ये हीरा और मोती दोनों गाड़ी में जोत दिए जाते थे और दोनों ही
जब जोते जाते थे तो गर्दन हिला हिलाकर चलते थे। उस वक्त एक की चेष्टा ऐसी होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे, यानी आपस में दोनों ये सोचते थे कि एक की ही गर्दन पर बोझ रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या यानी शाम को दोनों खुलते, खेतों से वापस आते तो दोनों खुल जाते थे, तो एक दूसरे को चाट चाट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। हीरा और मोती में इतना अत्यधिक गहरा प्रेम था कि वे अपनी थकान को किस तरीके से मिटाते थे। अच्छा भाईचारा था, अच्छे दोस्त की तरह वे अपने हर कार्य को खेतों में जाते थे, कार्य करते थे और उसके बाद में थक कर आते थे तो अपनी थकान एक दूसरे से प्रेम करते हुए भूल जाया करते थे। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। नाद यानी बैलों के लिए चारा रखने की जगह। बहुत बड़ी नाद बना दी जाती है, चाहे वो सीमेंट की हो चाहे वो मिट्टी की बनी हुई हो। उसमें बैलों के लिए गायों के लिए भूसा डाल देते हैं जिसमें वे जानवर भूसा खाते हैं। तो दोनों एक दूसरे से मिलकर दोनों खड़े होते थे और दोनों ही भूसा खाते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी हीरा और मोती में इतना अत्यधिक प्रेम था कि अगर एक ने खाना बंद कर दिया भूसा तो दूसरा भी अपना नाद में से मुंह हटा लिया करता था। तो बच्चों, हीरा मोती के अंदर पशु होते हुए भी इतना अत्यधिक प्रेम था कि वे एक दूसरे से अलग नहीं रहा करते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झूरी ने अपने बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझें, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा ना लगा। हीरा और मोती को अपना बेचा जाना अच्छा ना लगा। कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। झूरी के साले गया को दोनों जोड़ी को, हीरा और मोती को अपने घर तक ले जाने में पसीना आने लगा, क्योंकि जहाँ पर हीरा मोती झूरी के पास रहते थे और वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे तो उनको दुख हो रहा था कि मालिक ने हमें क्यों बेच दिया, हमारी क्या कमी रही। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर भागते। यानी झूरी का साला दोनों जोड़ियों को पकड़ता ले जाता, लेकिन वह आपस में अलग अलग हाँकता तो वे आगे पीछे हो जाया करते थे, वे जाना नहीं चाहते थे। दोनों पीछे की ओर भागते थे। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते, यानी जब वे भागता था उनको पकड़ता था तो दोनों सींग नीचे करके हुंकार भर लिया करते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। हीरा और मोती अपनी बात को ईश्वर से कहते हैं कि हे ईश्वर, अगर तुमने हमें वाणी दी होती तो हम अपने मालिक से पूछते कि हमने तुम्हारे यहाँ पर रहकर इतना कार्य किया, हमने जैसा आपने हमें खाने को दिया
वैसा हमने खाया, जैसा आपने रखा वैसा हम रहे, फिर भी तुमने हमें दूसरे के हाथ क्यों बेच दिया, यानी हमें घर से क्यों निकाल दिया। हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई भी कसर नहीं रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता तो और काम ले लेते। हीरा मोती कहते हैं कि अगर हमारे कार्य में कोई कमी थी तो हमसे और मेहनत ले लेते, लेकिन हमें अपने से अलग नहीं करते। बच्चों, हम किसी भी पशु को या पक्षी को पालते हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं और वह भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। यदि हम उनको अपने से दूर करते हैं तो वह भी हमें नहीं भुला पाते। तो ऐसी ही स्थिति इन दोनों बैलों की थी, यानी हीरा और मोती की। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, यानी हम तुम्हारी नौकरी करते करते मर जाते, वह हमें मंजूर था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत भी नहीं की। जैसा हमें भूसा खिलाया गया, जैसा चारा दिया गया, हमने खाया। कभी भी हमने पीछे नहीं हटे। तुमने तो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया। तुमने जो हमें खिला दिया वह हमने सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। बैल मूक भाषा में कहते हैं कि तुमने हमें अपने से अलग क्यों कर दिया, क्यों उस जालिम के हाथों में हमें बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचते हैं। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। बच्चों, हम जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान से दूसरे स्थान पर अगर हमारी मर्जी के खिलाफ भेजा जाता है तो हमारा मन नहीं लगता, चाहे वह मनुष्य हो चाहे वह पशु हो। इसी प्रकार इन बैलों ने पूरे दिन की थकान होते हुए भी चारे को मुंह तक नहीं लगाया, यानी पूरे दिन भूखे प्यासे रहे, लेकिन उनके लिए चारा डाला गया, फिर भी उन्होंने मुंह नहीं डाला। दिन भारी था, उनका पूरा दिन किस तरीके से निकल गया उनको पता भी न चला। दिल भारी हो रहा था। दिल भारी यानी मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। वह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। हीरा और मोती की स्थिति इस प्रकार की थी कि वह नई जगह पर जाने के कारण ऐसा लगता था कि कैसे लोग हैं, कैसे अनजाने लोग हैं, कैसा उनसे बर्ताव करेंगे, वह सब उन्हें बेगाने से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले और घर की तरफ चले। दोनों को बांध रखा था और दोनों ने जब रात में सब लोग सो गए थे गांव में, तो दोनों ने उनको पगहे को, रस्सी को तोड़ दिया और अपने घर की तरफ चल दिए। पगहे बहुत मजबूत थे। पगहे यानी उनको बांधने की मोटी रस्सी बहुत ही मजबूत थी। अनुमान
हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। यानी दोनों बैलों को घर जाने की इतनी उत्सुकता थी, इतनी बेचैनी थी कि ना ही उन्होंने पूरा दिन किस प्रकार बिताया, रात को इंतज़ार करते रहे, चारा भी नहीं खाया और पूरा गांव सो जाता है तो बंधी हुई रस्सी को तोड़कर एक ही झटके में रस्सी को तोड़कर निकलने की तैयारी करते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी प्रातःकाल उठकर देखता है, दोनों बैल उसके पास खड़े हैं, दोनों की गर्दनों में घाव हो रहा है। उन्होंने किस प्रकार रस्सी तोड़ी और किस तरीके से वे निकलते हैं वहाँ से और दौड़ते दौड़ते आते हैं। उनके पाँव में कीचड़ भरा हुआ है और आंखों में एक विद्रोह, एक ऐसी भावना झलक रही है जिसे झूरी देखकर चकित रह जाता है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी यानी बैलों का मालिक दोनों जोड़ियों को देखकर, अपने हीरा मोती को देखकर गदगद खुश होने लगता है और दौड़कर उन्हें गले लगा लेता है। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। यानी मालिक का अपने हीरा मोती बैलों के प्रति स्नेह वापस से उमड़ आता है और दोनों में वही प्रेम साकार होता है। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। यानी हीरा मोती जब चले जाते हैं तो गांव में भी निराशा का भाव झलकने लगता है और वापस आते हैं तो उनका ताली बजाकर स्वागत किया जाता है और गांव में एक आनंद की सी लहर उमड़ आती है। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। पालसवा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। बच्चों, गांव में बाल सभाएं होती हैं तो उसमें ये फैसला किया गया कि ये पशु कितने वीर हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, फिर भी वह अपने घर को वापस कैसी परिस्थिति में लौट कर आते हैं तो उनका अभिनंदन और स्वागत करना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे। गांव में लोग कहने लगे कि हीरा मोती जैसे बैल किसी के पास में भी नहीं होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों, आपने देखा होगा कि हम गाय या बैल को छोड़ देते हैं घूमने के लिए, लेकिन उनको इतना पता होता है कि मालिक ना रहते हुए भी वह अपने घर पहुंच जाते हैं। तो वह कितनी दूरी के स्थान पर गए थे, फिर भी वह दौड़ते दौड़ते अपने घर को वापस आ गए। तीसरा बच्चा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं
इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल्द उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया भाग खड़े हुए। झूरी की स्त्री यानी झूरी की पत्नी बैलों को द्वार पर देखकर कहने लगी कि मेरे मायके में मेरा भाई दोनों बैलों को लेकर गया, लेकिन कितने नमक हराम निकले कि वहां एक दिन भी काम नहीं किया और वहां से वापस चले आए। क्योंकि झूरी की पत्नी का सोचने का नजरिया कुछ और था। उसने उस पशुओं की वेदना और प्रेम को नहीं समझा कि प्रेम किस प्रकार होता है। पशुओं के अंदर भी वही प्रेम है जिस प्रकार मनुष्यों के अंदर वह प्रेम पाया जाता है। यदि झूरी की पत्नी इन बैलों के प्रेम को समझती अपने प्रति तो वह ऐसी बात नहीं कहती। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। झूरी अपनी पत्नी के इन बातों को सुन ना सका। नमक हराम क्यों है भाई? चारा दाना ना दिया होगा तो क्या करते? झूरी ने अपने बैलों के पक्ष को रखा और कहा उनको खाने को नहीं दिया होगा, इसलिए क्या करते? उनको वापस आना ही था। स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। स्त्रियों का स्वभाव ऐसा ही होता है। अगर मायके के ऊपर कोई आक्षेप आता है तो वह इस प्रकार ही जवाब देती हैं। तो झूरी की पत्नी ने इस प्रकार अपने पति को जवाब दिया कि नमक हराम क्यों है बैल। तो बच्चों, बैलों का प्रेम, हीरा मोती का प्रेम अपने मालिक झूरी के प्रति कितना था। अपने जिस स्थान पर वह रहते थे उस स्थान से उन्हें कितना लगाव था। अपने गांव के लोगों से, अपने जाने पहचाने लोगों से कितना लगाव था। इस बारे में हीरा मोती की बात को बताया है। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। अब वह अपनी पत्नी को कहता है अगर उनको अच्छा चारा मिलता तो वह वहां से नहीं भागते। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, अगर उनका जीवन यापन, उनका भरण पोषण, उनको अच्छा दाना पानी दिया जाता है तो वे कभी भी उस स्थान को नहीं छोड़ते। लेकिन यहाँ दाना पानी की बात नहीं, यहाँ प्रेम की बात थी कि एक मालिक ने अपने हीरा मोती को अपने साले को सौंप दिए, अपनी पत्नी के मायके को भेज दिया और उन्हें वहाँ रहना पसंद नहीं आया। फिर वह अपने मालिक के पास में लौटकर आ जाती है। स्त्री चिड़ी भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। झूरी की पत्नी अपने पति को अपने झगड़ालू स्वभाव में कहने लगती है कि तुम्हारा जैसा बुद्धू ही अपने बैलों को, अपने पशुओं को सहलाता है, खिलाता है, रगड़कर जोतता है, यानी तुम ही इतना प्रेम दिखाते हो, ऐसा कोई भी नहीं करता है। ये दोनों ठहरे कमजोर, कामचोर, भाग निकले, यानी उनसे वहां काम नहीं हुआ।
अपना कमज़ोरपन दिखाया उन्होंने और कामचोर निकले तो वहाँ से निकलकर भाग निकले। अब देखो कहाँ से खाली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। अब मैं इनको खली और चोकर नहीं दूंगी, चाहे ये खाते हैं तो ठीक, भूसे के सिवा कुछ भी खाने को नहीं दूंगी, मरे चाहे जी। वही हुआ। मजूर की कड़ी ताकीद कर दी गई, बैलों को खाली सूखा भूसा दिया गया। यानी जूरी की पत्नी ने जैसा कहा वैसा ही किया। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। बैल द्वार की ओर देखने लगे कि जो उनके चारे में चिकनाहट होती थी, जो रस होता था, वह सूखा भूसा डाल दिया और वह देखने लगे कि अब क्या करें। जूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खाली क्यों नहीं डाल देता है बे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी। जूरी अपनी पत्नी से डरता था। उसने मजदूर को कहा, लेकिन उसने कहा मालकिन मुझे नहीं खली डालने को देंगी। चुराकर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। अगर मैं ऐसा करूँगा तो तुम भी मुझे ऐसा कहोगे। दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। हीरा कैसा था? सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। अपने बैलों को तो उसने खली चूनी सब कुछ दे दी, लेकिन हीरा मोती को सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। जूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। यानी यहाँ सम्मान भी नहीं था, मार भी पड़ती थी और खाने को सूखा भूसा मिलता था। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव भी न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, में भी लाठी लेकर आ रहा है।
हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। बच्चों, बैलों ने अपने ऊपर जो अत्याचार सहा और फिर भी यही कहा कि हमारी जाति का जो धर्म है उसको हमें निभाना है, हम उन पर नहीं मारेंगे, ना ही उनको कोई चोट पहुंचाएंगे। आगे का भाग नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। जब तक आपको इस कहानी को पढ़ना है, ये कहानी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगी।